बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ। आज साहित्य संगम श्रृंखला के तहत लाउड स्पीकर 90 FM के स्टूडियो में जानी मानी कवित्री चेतना पांडे आई हुई हैं। हम अपने दर्शकों श्रोताओं की ओर से उनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। चेतना जी किसी परिचय की मोहताज नहीं है। उनकी 2 पुस्तकें भी आ चुकी हैं। चेतना के गीत, दुर्गम पंथ सुनेगा कौन। इनका परिचय तबला वादक भी बहुत अच्छी तबला वादक किए हैं और छात्र राजनीति में भी बहुत सक्रिय रहीं। वर्ष 2006 में ये दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय की छात्र संघ की उपाध्यक्ष रह चुकी हैं और राजनीतिक दल से भी इनका एक गहरा नाता है। विद्यार्थी परिषद से भी जुड़ी रहीं, तो इनके बहुत सारे सामाजिक क्षेत्र में भी इनकी सक्रियता है। तो आइए आज हम लोग इनको सुनेंगे। ये गीत, गज़ल और बहुत सी इनकी रचनाएं हैं। तो आइए हम शुरुआत करते हैं बातचीत। आप के बारे में तो कौन नहीं जानता है, और आपका रहन सहन, लिखना पढ़ना और कुछ नया सोचना आपको दूसरों से अलग करता है। तो आज सबसे पहले तो हम आपका एक पसंदीदा गीत सुनेंगे। अभी मनोरमा ने कहा तो मैं चाहूँगा कि शुरुआत उसी से हो, फिर उसके बाद आपसे बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। ज़रूर। आप सभी को प्रणाम करते हुए, आपका अभिवादन करते हुए और जो भी लोग हमें सुन देख रहे हैं उन सभी लोगों का अभिवादन करते हुए गीत सीधे प्रस्तुत करते हैं। हर सिंगार से बातें, हर सिंगार से बातें, आंगने झरिए से, आंगने झरिए से महक उठा आंगन, हर सिंगार से बातें। और बन देखें जी। कि तपती सी धरती पर 2 बूंदें सपनी ली। क्या बात। तपती सी धरती पर 2 बूंदें सपनी ली, उम्मीदें संग लाई धारा नीली नीली, उम्मीदें संग लाई धारा नीली नीली। बादली को बाह पकड़ रोक लिया है जिसने, बादली को बाह पकड़ रोक लिया है जिसने, बूंदों को मस्ती में चूम लिया है उसने, बूंदों को मस्ती में चूम लिया है उसने। ये फुहार सी बातें, ये फुहार सी बातें, पगला कर यूं बरसी, भीग गया तन मन, हर सिंगार से बातें। तो बन देखें कि चटक रंग की छींटें धानी दुपट्टे पर, चटक रंग की छींटें धानी दुपट्टे पर, शर्मा के लाल हुई मेहंदी सिलबट्टे पर, शर्मा के लाल हुई मेहंदी सिलबट्टे पर। 16वें सावन की ये पहली सावनी, 16वें सावन की ये पहली सावनी, आज लरज कर थोड़ा मुस्काई रागिनी, नव सिंगार सी बातें, नव सिंगार सी बातें।
आँखों ने बातें की, आँखों ने बातें की, थिरक उठा सावन, हर सिंगार सी बातें। और अंतिम बंद देखें कि नोक झोंक नींद से अल्हड़ सी रातों में, नोक झोंक नींद से अल्हड़ सी रातों में, रूठना मनाना अब बातों ही बातों में, रूठना मनाना अब बातों ही बातों में। चांदनी लगी सजने चांदी के जेवर से, चांदनी लगी सजने चांदी के जेवर से, सारा साहस हारा मीठे से तेवर से, सारा साहस हारा मीठे से तेवर से, कुछ बहार सी बातें, कुछ बहार सी बातें। उसने चेहरा देखा चटक गया दर्पण, क्या बात, हर सिंगार सी बातें। आंगन झरिए से महक उठा आंगन, हर सिंगार सी बातें। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने लिखने का, ये कब से लिखने का, कब से आपने शुरू किया लिखना? और क्योंकि आप ग्रामीण पृष्ठभूमि से ही आती हैं, तो गाँव का वातावरण, गाँव की पृष्ठभूमि मुझे लगता है कि इसमें काफ़ी कारगर रही होगी, या उसके लिए आपको वहाँ से सामग्री मिली होगी। कैसे आपका लिखना शुरू हुआ? जी, निश्चित रूप से ग्रामीण पृष्ठभूमि साहित्य के लिए तो बहुत एक उर्वरा शक्ति प्रदान करती ही है जी। मेरा जो आरंभिक जीवन है, मतलब बाल्यकाल में कहूँ, या जहाँ से मेरी पढ़ाई शुरुआत हुई, सहजनवा रेलवे कॉलोनी में। मेरे पापा उस समय वहाँ कार्यरत थे रेलवे स्टेशन पे, और हम लोग वहाँ रेलवे कॉलोनी में रहते थे। तो स्कूली शिक्षा मेरी सहजनवा की है। और मुझे जितना ध्यान आ रहा है, हो सकता है उससे पहले भी हो गया हो, लेकिन तीसरी कक्षा या चौथी कक्षा से मैंने कुछ कुछ लिखना शुरू कर दिया था। और कुछ एक कविताएं ऐसी उसमें हो गई थी कि स्कूल में शिक्षकों के द्वारा या और जो सहपाठी थे, वरिष्ठ जन थे, लगता भी था कि कुछ ठीक ठाक है जी। फिर ये क्रम चलता रहा, लेकिन घर के अंदर अभी ऐसा नहीं था कि उसको बहुत गंभीरता से लिया जाए। नवीं कक्षा में एक विलियम वर्ड्सवर्थ की कविता है लूसी ग्रे। फिर उसी क्रम में एजुकेशन ऑफ नेचर, द एजुकेशन ऑफ नेचर करके उनकी कविताएं आई। तो उसका आधार लेकर के मैंने कविता लिखी निरुपमा नाम से। निरुपमा। और उसमें प्रकृति खूब है, और एक निरुपमा चरित्र लेते हुए लूसी ग्रे पात्र है, उसको मैंने हिंदी में रूपांतर करके निरुपमा नाम देते हुए उस कविता की रचना की। तो मेरी दीदी प्रायः मुझे सुनती थी, पढ़ती थी, उसको उन्होंने देखा तो उन्हें लगा कि हाँ, ये कुछ ठीक ठाक है, साहित्यिक है। और मुझे भी लगा कि शायद पटरी पर है मामला जी। और उसके बाद से उस समय सहजनवा इंटर कॉलेज, सहजनवा में मस्करा इंटर कॉलेज में बड़े अच्छे कवि सम्मेलन हुआ करते थे। श्री राम जन्म सिंह सर उस समय प्रिंसिपल थे, जो बाद में महाराणा प्रताप के जी। बहुत साहित्यिक अभिरुचि के व्यक्ति, बहुत रचनात्मक व्यक्ति और प्रतिभाओं को मंच देने वाले व्यक्ति हैं जी। तो वो जानते थे मुझे, मेरी कविताओं के लिए भी जानते थे और तबला वादन के लिए भी जानते थे। उन्होंने मुझे मौका दिया वहाँ, और दिन के कार्यक्रम में बच्चों के साथ तबला बजाने के लिए, और शाम को अखिल भारतीय मंच था जिसमें बड़े बड़े रचनाकार आए थे। अच्छा जी। उस मंच पर उन्होंने मुझे काव्य पाठ करने के लिए आमंत्रित किया। पहला जो मेरा मंच रहा उसमें मैंने सरस्वती वंदना का पाठ किया। फिर उस मंच पर दोबारा भी मुझे मौका मिला, वहाँ मैंने एक बाढ़ पर कविता पढ़ी, और इसी तरीके से क्रम चल निकला। एक रेलवे में मुख्य दावाधिकारी थे श्री के सिंह मयंक जी, स्वयं शायर थे, इस समय लखनऊ में रहते हैं। उनके संयोजन में बड़े अच्छे कवि सम्मेलन हुआ करते थे रेलवे के। उनको कहीं से पता चला कि एक बच्ची है वो लिखती है,
और उसी दौरान हाई स्कूल इंटर के दौरान उन्होंने भी मुझे बहुत मौके दिए। गार्जियन के तौर पर मेरे पिता के अधिकारी भी थे। ये बाद में पता चला होगा उनको कि वो मेरे पिता के अधिकारी हैं, लेकिन मेरा उनका परिचय किसी माध्यम से, गोष्ठियों के माध्यम से या जैसे भी, तो उनका भी बड़ा योगदान रहा मंचों से जोड़ने का। फिर विश्वविद्यालय से जुड़ने के बाद विश्वविद्यालय के मंचों पर जो प्रतियोगिताएं, युवा महोत्सव वगैरह आयोजित होते थे, या विश्वविद्यालय के जो मंच होते थे, तमाम विद्वानों का आना, छात्रों के बीच भी और वरिष्ठ जन के बीच भी काव्य पाठ करते करते धीरे धीरे चीज़ें बनती गई। और आपके आशीर्वाद से मैं कह सकती हूँ कि देश में कम से कम हिंदी भाषी जितने राज्य हैं, लगभग सभी में जाने का अवसर मिला है कविता के बहाने से, और प्रयास रहता है कि कुछ सार्थक कर पाऊँ। ये आपकी एक लाइन है जी, जिसमें बड़ा दर्द भी दिखता है, और चाहा था जिंदगी ने जो अक्सर नहीं मिला, जी, भीतर जो मेरे था कहीं बाहर नहीं मिला, कांटे भी मुझे मेरी विरासत में मिले हैं, हर मोड़ पे फूलों का हो बिस्तर, हर मोड़ पे फूलों का ही बिस्तर नहीं मिला। देखिए होता क्या है, जैसे आम तौर पे जो लोग कविता को बहुत गहराई से नहीं जानते हैं, या साहित्य के विद्यार्थी नहीं होते हैं, या उस ढंग से साहित्यिक अभिरुचि के नहीं होते हैं, बाहरी तौर पे कविता को पढ़ते हैं, उनके मन में ये बात आती है कि रचनाकार जो लिख रहा है, अगर वो दुख की रचना लिख रहा है तो उसका कोई व्यक्तिगत दर्द होगा, जैसे उसके जीवन में कुछ ऐसा घट गया इसलिए उसने ऐसा लिखा। ऐसा होता भी है कभी कभी, ऐसा नहीं है कि व्यक्तिगत जीवन का असर ही नहीं पड़ता है कविता पे, वो तो होता ही है। लेकिन इस तरह की जो रचनाएं लिखी जाती हैं, ये कब लिखी गई थी? ये कविता जो है, एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि रचनाकार परकाया प्रवेश जानता है। ईश्वर ने कुछ उसको ऐसा गुण दिया होता है जो दूसरों की बातों को, जो दूसरों के भीतर प्रवेश करके और उसको अपना सा करके आत्मसात कर लेता है, अपना सा करके प्रस्तुत कर देता है। कोई पुरुष किसी महिला की पीड़ा लिख सकता है, कोई महिला किसी पुरुष की पीड़ा लिख सकती है, कोई मनुष्य प्रकृति की पीड़ा लिख सकता है। तो ये कहानी उन लोगों की है जिनको सब कुछ थाली में परोस कर नहीं मिला है। स्वाभाविक सी बात है, चेतना भी उसी में से है। मैं भी एक सामान्य परिवार से हूँ, मध्यवर्गीय परिवार से हूँ, निम्न मध्यवर्गीय परिवार से हूँ, और मुझे भी जीवन में जो मिला है लड़ लड़ के, घिस घिस के ही मिला है, संघर्ष करके ही मिला है। और केवल चेतना की ही कहानी नहीं है, ये उन तमाम नौजवानों की, उन तमाम लोगों की कहानी है जो अपने दम पे पहचान बनाने निकले हैं, कर रहे हैं, और उनके पीछे कोई बहुत बड़ा बैकग्राउंड नहीं है, या अगर कहीं बैकग्राउंड है भी तो भी एक दबाव होता है। अगर आप किसी मजबूत बैकग्राउंड को लेके आते हैं तो तुलना का भी दबाव कभी कभी होता है। मान लीजिए कोई पॉलिटिशियन है, कोई फिल्म स्टार है, कोई खिलाड़ी है, कोई रचनाकार ही है, किसी बड़े रचनाकार का बच्चा अगर उसके कद का ना लिख पाए तो वो उसके लिए दबाव का कारण है। बिल्कुल। तो जीवन में जो ये सारी विसंगतियां होती हैं, वो इस कविता का, ये कब लिखा था, मूल विषय, ये कब की लिखी हुई? अब मुझे लगता है कि ये 1.5-2 साल पहले की पंक्तियां हुई। जी जी जी। गजल में भी आपकी अच्छी दखल है? हाँ, प्रयास कुछ कुछ होता है। तो कुछ गजल की कुछ लाइनें याद हैं या? हाँ, नहीं, कुछ शेर तो मैं पढ़ ही दूंगी। जी जी जी। देखें कि ये गजल है, उसका मतलब पढ़ती हूँ और 2 शेर पढ़ती हूँ। कि छू के गुजरा है, छू के गुजरा है, छू के गुजरा है चाहतों का दुख। क्या बात है। छू के गुजरा है चाहतों का दुख, दर्द से ज्यादा राहतों का दुख। दर्द से ज्यादा राहत। छू के गुजरा है चाहतों का दुख, दर्द से ज्यादा राहतों का दुख। और शेर सुने कि अपनी सीमाएं तय करो वरना, अपनी सीमाएं तय करो वरना तुमको खा लेगा हसरतों का दुख। क्या बात है। अपनी सीमाएं तय करो वरना तुमको खा लेगा हसरतों का दुख। और ये एक यूनिवर्सल शेर है कि अपनी सीमाएं तय करो वरना तुमको खा लेगा हसरतों का दुख। और एक जैसा है एक ही जैसा, एक जैसा है एक ही जैसा पूरी दुनिया की औरतों का दुख। एक जैसा है एक ही जैसा पूरी दुनिया की औरतों का दुख। बहुत सुंदर। तुमको खा लेगा हसरतों का दुख। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। एक और आपका है कि ये मसला नहीं है,
ये मसला है नहीं बस एक सदी का। हाँ, एक सदी का। जी, ये एक मेरा मुक्तक है, और ये भी वही बात जो मैंने कहा कि पूरी दुनिया पे कहीं ना कहीं से ये बात लागू होती है। अभी हमारी आपकी बातें भी हो रही थी उस विषय में कि ये मसला है नहीं बस एक सदी का, ये मसला है नहीं बस एक सदी का, बड़ा लंबा है किस्सा त्रासदी का। क्या बात है। ये मसला है नहीं इस बस एक सदी का, बड़ा लंबा है किस्सा त्रासदी का। इसी युग ने कहा औरत को देवी, इसी युग ने कहा औरत को देवी, इसी ने चीर खींचा द्रौपदी का। इसी ने चीर, वाह वाह, बहुत सुंदर। युग ने कहा औरत को देवी, इसी ने चीर खींचा द्रौपदी का। जी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। इधर क्या नया क्या लिखा आपने? इधर कुछ ना कुछ नया चलता ही रहता है। कुछ नई रचनाएं अपनी सुनाइए। नई रचनाएं, बिल्कुल नई रचना तो ऐसी कुछ अभी इधर जो हाल फिलहाल एक रचना, एक गजल के शेर सुन लें जी। कि लो चलो फिर आ गए जामुन, लो चलो फिर, लो चलो फिर आ गए जामुन, लो चलो फिर आ गए जामुन, डाल पर इठला रहे जामुन, लो चलो फिर आ गए जामुन, डाल पर गदरा गए जामुन, और छू लिया बरखा ने पुरवा ने, छू लिया बरखा ने पुरवा ने, हंस पड़े इठला गए जामुन, छू लिया बरखा ने पुरवा ने, हंस पड़े इठला गए जामुन। और एक शेर देखें कि झर गए और चूम ली धरती, झर गए और चूम ली धरती, जिंदगी समझा गए जामुन, झर गए और चूम ली धरती, जिंदगी समझा गए जामुन। और एक शेर और बड़ा प्रासंगिक है कि ऑनलाइन क्लास में बचपन, ऑनलाइन क्लास में बचपन, डाल पर पथरा गए जामुन। क्या बात, ऑनलाइन क्लास में बचपन, डाल पर पथरा गए जामुन, लो चलो फिर आ गए जामुन, बाग में गदरा गए जामुन। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। धन्यवाद। आपका एकदम अलग, ये जिस तरह से आप लिखती हैं, जो आपका रहना सहना, आप लड़कों के अंदाज में रहती। कई लोग कहते हैं कि ये तो एकदम, इसके पीछे क्या सोच है? इसके पीछे कोई ऐसी विशेष सोच नहीं है, और बचपन में ऐसे ही, बचपन से ऐसे ही रहने की आदत है, और संयोग से जो कार्य क्षेत्र मिला वो भी थोड़ा पौरुष प्रधान क्षेत्र ही मिला। तबला प्लेयर हूँ तो तबला मर्दाना साज रहा है, और गोरखपुर की छात्र राजनीति भी मर्दानी राजनीति रही है। अच्छा। तो हालांकि मुझे नहीं लगता कि कपड़ा और ये कोई बहुत बड़ा विषय है, और आदमी जैसे भी रहना चाहे उसके भीतर संवेदना होनी चाहिए, मनुष्यता होनी चाहिए। बाहरी आवरण कोई बहुत बड़ा विषय होता नहीं है, जिसको जैसे रहना ठीक लगता हो। बस हाँ, वो थोड़ा सा ये होना चाहिए कि मर्यादाएं हों। आप जैसे भी रहें, मर्यादाओं के एक आवरण में रहें, उतना काफ़ी है। बाकी इस चीज़ को मैं बहुत महत्वपूर्ण नहीं मानती। विद्यार्थी परिषद से शुरुआत, विद्यार्थी परिषद से शुरुआत हुई, उपाध्यक्ष बनी जी, और अब कांग्रेस में जी, कांग्रेस में चुनाव भी लड़ा आपने जी। तो दोनों के वैचारिक क्षेत्र तो अलग हैं, जो विद्यार्थी परिषद का है और कांग्रेस का है। तो क्या उस समय की चेतना और कांग्रेस की चेतना, दोनों में कुछ फर्क आ गया? देखिए, चेतना में कोई फर्क नहीं आया। चेतना को समाज के लिए काम करना था, तब दायरा छोटा था, उम्र कम थी, विद्यार्थियों के लिए काम करना था। अब थोड़ी उम्र बड़ी हुई है, थोड़ी समझदारी आई है, तो बड़े समाज में और आगे जाके काम करना है। और विद्यार्थी परिषद में जिस समय हम लोग काम कर रहे थे, हम लोग ये मान के काम कर रहे थे कि विद्यार्थियों का एक संगठन है जो विद्यार्थी हित में काम करता है। बहुत आगे जाके कहाँ कहाँ क्या सोचते हैं या किस राजनीतिक दल से ताल्लुक़ है, इस ढंग से बहुत देखने की कोशिश नहीं की। एक सेटअप था, उस सेटअप के अंतर्गत काम करते थे। मैं आपको बता दूं कि उसके पहले भी मैंने पीछे चर्चा भी हुई कि हम लोगों ने अपना एक संगठन भी तैयार किया था। उस संगठन के साथ भी मैंने राजनीति की है।
और बहुत कुछ भोगा देखा भी है, उस पर इसी जगह पे उस बारे में बातचीत हो चुकी है लंबी। तो विद्यार्थियों के लिए काम करना था, एक व्यवस्था थी, उस व्यवस्था के साथ काम कर रहे थे। समाज के लिए काम करना है। देखिए, दल, मैं ये मानती हूँ कि चाहे कोई विद्यार्थी संगठन हो, चाहे कोई राजनीतिक दल हो, कोई अच्छा बुरा नहीं कहा जा सकता, सब अपनी ढंग से ठीक होते हैं, किसी का बाइलाज खराब नहीं होता। लिखा पढ़ी में जो चीज़ें होती हैं कहीं बुरी नहीं होती हैं, उसको निभाने वाले लोग, उनके साथ चलने वाले लोगों की मानसिकता कैसी है, इससे बहुत कुछ तय होता है। तो कहीं रहे कोई, समाज उसकी प्राथमिकता में होना चाहिए, समाज का जो कमज़ोर तबका है वो उसकी दृष्टि में होना चाहिए, समाज के लिए उसके मन में कर्तव्य बोध होना चाहिए। बाकी बहुत सारी चीज़ें आपके सामने हैं, हमसे तमाम वरिष्ठ जन के उदाहरण हैं, लोग तब पता नहीं कहाँ कहाँ आते जाते रहते हैं। बस ये समझिए कि चेतना चेतना ही है, चेतना जहाँ भी रहे, चेतना पूरी चैतन्यता के साथ है, और समाज मेरी पहली प्राथमिकता है। और उसी समाज को व्यवस्थित चलाने के लिए, उसी समाज को ठीक करने के लिए ये सारे राजनीतिक दल हैं, सारी व्यवस्थाएं हैं। तो प्राथमिकता पे समाज है, लोग हैं, समाज का दुख दर्द है, बाकी सब चीज़ें। आप एक राजनीतिक दल में हैं और आप आधी दुनिया को रिप्रेजेंट भी करती। जी। राजनीतिक दलों की सोच में महिलाओं को लेकर कितना बदलाव आया है? राजनीतिक दल जो होते हैं, राजनीतिक दल किसी दूसरी दुनिया की चीज़ नहीं होते हैं। या स्त्री केवल इस्तेमाल की अभी भी वस्तु रह गई है? ऐसा है कि समाज जो है, समाज किसी को जिस दृष्टि से देखता है, राजनीतिक दल भी उसी दृष्टि से देखते हैं। ये समझने की ज़रूरत है कि हमारे आपके घर परिवार में कितनी लड़कियों को, कितनी महिलाओं को सामाजिक कार्य करने की स्वतंत्रता है, कितनी महिलाओं को राजनीति करने की स्वतंत्रता है। अगर कहीं महिला आरक्षण का मामला ना हो तो आपको कितने जिला पंचायत सदस्य दिखेंगे, आपको कितने ब्लॉक प्रमुख दिखेंगे महिला, कितनी ग्राम प्रधान दिखेंगी महिला। और ये सब होने के बाद भी जो निर्वाचित प्रधान हैं, निर्वाचित पदाधिकारी हैं, वो किस ढंग से, कितने प्रतिशत महिलाएं अपना काम स्वयं कर रही हैं, ये सब देखने का विषय है। तो राजनीतिक दल जो होते हैं समाज को ऑब्जर्व करते रहते हैं। भाई समाज, कौन महिला कितना चल सकती है, क्या करती है, कर सकती है। हमारे आपके परिवारों में कितनी महिलाएं हैं जो आंदोलन कर रही हैं, सक्रिय राजनीति में भागीदारी कर रही हैं समाज के लिए। घर में ही रोक टोक करने वाले लोग हैं। तो जब घर उनका हित नहीं सोचेगा तो फिर राजनीतिक दल कहाँ सोचेगा? राजनीति पर भी कुछ लिखा आपने? राजनीति पे बहुत कुछ लिखा गया है। ये सारी विसंगतियां जो है, किसी पे पर्सनलाइज ना हो। नहीं, पर्सनलाइज तो लिखने का कोई मतलब ही नहीं है। आप कोई राजनीतिक दलों पे जो आपने लिखा है राजनीति पर, तो उसको कुछ याद हो या कुछ तो सुना? हाँ, मैं 4 पंक्तियां पढ़ती हूँ कि 2 मुक्तक मैं पढ़ देती हूँ। इसको आप कॉमन समझें। सरकारें बदलती हैं और मैं बैठी हूँ तो एक रचनाकार की हैसियत से पहले बैठी हूँ, पॉलिटिशियन की हैसियत से बाद में बैठा। आपने मुझे बुलाया रचना पाठ के लिए। बिल्कुल। एक मेरा मुक्तक है, वो सरकार किसी की हो, कुछ लोग हाशिए पर रह जाते हैं, कुछ लोग जानबूझकर हाशिए पे छोड़ देते हैं और कुछ लोगों से अनदेखी हो जाती है। देखें कि जिंदगानी में कुछ नया क्या है, क्या बात है? जिंदगानी में कुछ नया क्या है, इस कहानी में कुछ नया क्या है, इस कहानी में कुछ नया क्या है। सिर्फ झंडों का रंग बदला है। क्या बात है, बहुत सुंदर। सिर्फ झंडों का रंग बदला है, राजधानी में कुछ नया क्या है, बहुत सुंदर। राजधानी में कुछ नया क्या है। और एक बात और कहना चाहती हूँ, भारत सबसे बड़ी युवा आबादी वाला देश है और जो भी चीज़ें दिख रही हैं, यहाँ की बोलने की भी कुछ सीमाएं होंगी, मेरी भी कुछ सीमाएं हैं इस कुर्सी पर बैठ करके, लेकिन युवाओं की जो स्थिति है, कहाँ कितनी प्राथमिकता में नौजवान है,
इस बात को ध्यान में रखते हुए एक मुक्तक देखें कि पीर पर तंज कस रही दिल्ली, पीर पर तंज कस रही, पीर पर तंज कस रही दिल्ली, इस तरह हमको डस रही दिल्ली, बोझ डिगरी काले कहाँ जाए, बोझ डिगरी काले कहाँ जाए, भूख तड़पे है हंस रही दिल्ली, भूख तड़पे है हंस रही दिल्ली, पीर पर तंज कस रही दिल्ली। बहुत सुंदर। महिलाओं पे, चूँकि आप महिलाओं के दर्द को भी काफ़ी आपने महसूस किया है, तो महिलाओं पे कोई रचना आपकी यदि हो तो। मैंने ये मसला है नहीं, बस एक सदी का मैंने एक देखें कि जिंदगी कैसी अजब प्यास तलक ले आई, जिंदगी कैसी अजब प्यास तलक ले। मैंने पीछे के 2 मुक्तक निराशा वाले पढ़े, जैसे हालात चले, एक उम्मीद का मुक्तक पढ़ना चाहती हूँ कि जिंदगी कैसी अजब प्यास तलक ले आई, उठा के महल से वनवास तलक ले आई। क्या बात। जिंदगी कैसी अजब प्यास तलक ले आई, उठा के महल से वनवास तलक ले आई, उनकी साजिश थी कि धरती में समा जाऊं मैं। क्या बात। उनकी साजिश थी कि धरती में समा जाऊं मैं, पर मेरी जिद मुझे आकाश तलक ले आई। बहुत सुंदर, बहुत उनकी साजिश थी कि धरती में समा जाऊं मैं, पर मेरी जिद मुझे आकाश तलक ले आई। बहुत सुंदर। धन्यवाद। चेतना जी आज आप आई और इतनी सुंदर रचनाएं, कुछ युवाओं पे अगर जो एक आध गीत अगर जो कोई हो तो सुना दें। देखें कि एक मैसेज मैं देना चाहती हूँ, आप जिंदगी में जिस विधा में रहिए, आगे बढ़ने का प्रयास करिए, नौजवानों के लिए मेरा संदेश है। लेकिन जो आपके मूल्य हैं, जो आपके सिद्धांत हैं, उन सिद्धांतों से एक सीमा के बाद समझौता मत करिए, क्योंकि ऐसा करेंगे तो जिस बेहतर दुनिया की कल्पना न जाने कितने लोग करते चले आए हैं, वो दुनिया कभी बन नहीं पाएगी, नहीं बन पाएगी। तो देखें कि हाँ, ये ऐसा निभाने में कठिनाई होती है, परेशानी होती है, जिंदगी उतनी कंफर्टेबल नहीं रह जाती है, जूझना पड़ता है, लेकिन फिर भी करना यही पड़ेगा। कि देखें कि मुश्किलें रोज चली आती हैं तैयारी से, मुश्किलें रोज चली आती हैं तैयारी से, जिंदगी जी न गई हमसे समझदारी से। क्या बात। मुश्किलें रोज चली आती हैं तैयारी से, जिंदगी जी न गई हमसे समझदारी से, तुमने पाया तो बहुत है मगर खोकर खुद को। क्या बात। तुमने पाया तो बहुत है मगर खोकर खुद को, मैंने खोया तो बहुत है मगर खुददारी से। क्या बात। मैंने खोया तो बहुत है मगर खुददारी से। बहुत सुंदर। और आज आप हमारे स्टूडियो में आई, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने आमंत्रित किया और आगे भी हम लोग आपको सुनते रहेंगे। बहुत आपके अंदर जो ऊर्जा है उसका समाज और राष्ट्र के लिए इस्तेमाल हो, यही हमारी कामना है। बहुत बहुत धन्यवाद आमंत्रित करने के लिए, इतना कुछ कहने का अवसर देने के लिए। प्रणाम। बजाओ जरा झूम के बजाओ, बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ।